हाय फ्रेंड्स, मैं अजय सिंह आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के संविधान का ऐतिहासिक आधार और विकास। भारत के संविधान के ऐतिहासिक आधार और विकास पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारा संविधान है इसका निर्माण एकाएक तो हुआ नहीं, ये धीरे धीरे विकसित हुआ, मूल्यों में आया और पुराने समय से यानी प्राचीन काल से हमारे संविधान में क्या क्या मूल्य आए, क्या क्या चीज़ें ली गई, इसके लिए भारत के संविधान के ऐतिहासिक आधार को पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो भारत का संविधान का ऐतिहासिक आधार जो पहले राजाओं के द्वारा नियम बनाए जाते थे, उसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था, कानून आदि लागू किया जाता था, उससे शासन किया जाता था। और प्राचीन काल में लगभग हमारा समाज मनुस्मृति पे ही आधारित था, तो मनुस्मृति से ही सामाजिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था का निर्माण किया जाता था, उसी हिसाब से काम किया जाता था। सेकंड, हम देखते हैं जब भारत पर मुस्लिमों का शासन हुआ तो उनकी धार्मिक पुस्तकों के हिसाब से भारत की सामाजिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था देखी जाती रही। फिर उसके बाद भारत में अंग्रेज आए, तो अंग्रेज भारत में आए तो वो पाश्चात्य नियमों के अनुसार भारत में कानून व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था चलने लगी। तो भारत का ऐतिहासिक आधार में सबसे ज़्यादा योगदान जो देखा जाता है वो अंग्रेजों के समय से ही चालू होता है। तो इसलिए और अंग्रेजों के समय से जो चालू होता है, हमने देखा होगा या पढ़ा होगा कि हमारे देश में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया तो समय समय पर वहाँ से एक्ट आते रहे। उन एक्टों के द्वारा भारतीय संविधान का क्या विकास हुआ, उसमें क्या प्रावधान थे जिनसे भारतीय संविधान का विकास धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा एक चार्टर्ड एक्ट पारित किया जाता है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त होता है। इसी एकाधिकार को लेके वो भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं। और यही एकाधिकार, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता रहता है कि महारानी एलिजाबेथ द्वारा जो एकाधिकार दिया गया वो कितने वर्षों के लिए था, तो उन्होंने 15 वर्षों का एकाधिकार दिया था। उसके बाद यही एकाधिकार धीरे धीरे आगे रिन्यू किया जाता रहता है 20-20 वर्षों के लिए। वही भारत में चार्टर्ड एक्ट के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का जब युद्ध होता है तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है, जीत जाती है। उसके बाद लॉर्ड क्लाइव द्वारा 1765 में इलाहाबाद की संधि की जाती है। इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों को नियंत्रण के लिए वह कुछ नियम कानून बनाता है जिसे द्वैध शासन के नाम से भी हम जानते हैं। तो द्वैध शासन भ्रष्टाचारों के कारण सफल भी नहीं होता, जिससे कंपनी घाटे में भी जाती है। तो उसी कंपनी के कार्यों के नियंत्रण के लिए हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारत में आता है, जो पहला ऐसा चार्टर्ड एक्ट होता है जिसमें भारतीयों पर कंट्रोल की कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। इसलिए हम लोग भारत के संविधान का ऐतिहासिक आधार और विकास 1773 से ही लगभग मानते हैं। तो हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें दो घटनाओं के अंतर्गत
एक तो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत चार्टर्ड अधिनियम आते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं कि 1858 यानी 1757 की क्रांति के पश्चात एक 1858 में अधिनियम आता है, जिसके अंतर्गत कंपनी का शासन क्राउन के शासन के अंतर्गत चला जाता है। तो उसके बाद जो या वो 1858 से लेकर 1947 तक के जो अधिनियम हैं उनको हम क्राउन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है हमारा, इसका आने का कारण क्या था? कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय राजनीति में पदार्पण होता है। जब उसका भारतीय राजनीति में पदार्पण होता है तो वह बंगाल में द्वैध शासन यानी द्वैध सरकार की स्थापना करती है, जिसमें राजस्व का काम कंपनी के अंतर्गत आता है और सिविल्स का काम वो वहां का नवाब देखता है। और इसी में धीरे धीरे क्या होता है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ जाता है कि द्वैध शासन सफल नहीं हो पाता है। जब द्वैध शासन सफल नहीं होता है तो कंपनी जो है इंग्लैंड में ऋण के लिए वहाँ की सरकार से मांग करती है। जब वह ऋण के लिए वहाँ पे मांग करती है तो वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री और राजा जो थे वो सोचते हैं, या कोई भी वो यही सोचेगा कि ऐसा क्या कारण है कि जो कंपनी एक तो व्यापार कर रही है, दूसरा वहाँ के जिस क्षेत्र पे व्यापार कर रही है वहाँ के कुछ क्षेत्रों पर राजनीतिक अधिकार भी है, उसका शासन भी कर रही है, ऐसी कंपनी क्यों घाटे में चली गई? तो इसकी जांच के लिए वो लोग लॉर्ड नॉर्थ ने, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वहाँ पे, एक गुप्त समिति की स्थापना करते हैं। इसी गुप्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है। तो इसलिए इसे लॉर्ड नॉर्थ एक्ट भी कहा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट को यानी लॉर्ड नॉर्थ एक्ट भी कहा जाता है। अब इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे, ये सारी चीजें हम देखते हैं। पहली चीज तो हम लोग देखेंगे 1773 का यह चार्टर्ड एक्ट कंपनी द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के लिए भारत में उठाया गया राजनीतिक नियंत्रण आदि का पहला एक्ट था, पहला कदम था। अब इसमें प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे? इसमें अगर प्रावधान देखा जाए तो फर्स्ट हम लोग कह सकते हैं बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर ऑफ जनरल बना दिया गया और लॉर्ड हेस्टिंग जो हैं इसके यानी बंगाल के पहले
गवर्नर ऑफ जनरल बने। और दूसरा, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय मंत्रिपरिषद स्थापित की गई। ये 2 चीजें हुई। और आगे हम देखेंगे यही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आगे चलकर 1833 में संपूर्ण भारत का यानी भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यही पद आगे चल के 1858 में वायसराय बना। और इसको भारतीय संवैधानिक विकास में अगर देखा जाए तो यही गवर्नर जनरल का पद आगे चल के हमारे जो मूल संविधान में अपनाया गया वो राष्ट्रपति आके बना। यानी हम लोग कह सकते हैं भारत का अगर संवैधानिक विकास देखा जाए तो गवर्नर जनरल का पद अभी जो हमारे संविधान में है वो राष्ट्रपति की पद की तरह है। तो हम लोग मान सकते हैं कि इसका ये हमारे संवैधानिक विकास के आधार का एक कारण है। इससे भी राष्ट्रपति के पद का विकास हुआ, तो ये चीज ले सकते हैं। दूसरा, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय मंत्रिपरिषद। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो 1773 में ये 4 सदस्यीय मंत्रिपरिषद हुई, इसका विकास धीरे धीरे होता रहा है। और आज भी हम देखते हैं भारत के संविधान में अनुच्छेद 74 के अंतर्गत तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसका विकास भी हम लोग कह सकते हैं यहीं से हुआ। ये 2 चीजें आती ही निकल के। तीसरा, मद्रास बंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन। तीसरा, इसमें हम लोग देखते हैं मद्रास बॉम्बे यानी बंबई जो थी, इन दोनों प्रेसिडेंसियों को तीसरी प्रेसिडेंसी बंगाल के अधीन कर दिया गया। अब इस चीज से, ये तो आपका प्रावधान था इसमें, अगर इससे ऐतिहासिक विकास देखा जाए भारत के संविधान का तो हम लोग कह सकते हैं मद्रास बंबई बंगाल प्रेसिडेंसियां पहले अलग अलग थी। इस एक्ट के द्वारा इन तीनों प्रेसिडेंसियों का केंद्रीकरण किया गया। यानी 1773 के एक्ट से भारत में केंद्रीयकरण की शुरुआत का भी मान सकते हैं, प्रारंभ हुआ। तीसरी चीज ये आ जाती है। चौथा, सत्रह सौ तिहत्तर के एक्ट के द्वारा भारत में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है।
यही न्यायालय भारत की आज़ादी के बाद आज हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के रूप में काम कर रहा है। और इस न्यायालय के ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, 1774 का जो उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो और इसके 3 अन्य न्यायाधीश, इसमें यानी 4 सदस्य थे, एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश, तो उनके नाम भी पूछे जाते रहते हैं। तो सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं 5वीं चीज, इसमें क्या प्रावधान किया गया था। बिना लाइसेंस के जो मतलब वहां के विदेशी लोग विदेशी लोग काम कर रहे थे कंपनी में, तो वो लोग अपना व्यापार चालू कर दिए थे, अपना व्यापार कर रहे थे, कंपनी का व्यापार कम कर दिए थे। तो उसमें यह भी प्रावधान किया गया था कि बिना लाइसेंस के कोई अपना व्यापार नहीं कर सकता था, स्वयं का व्यापार। तो वो भी एक प्रावधान था इसके अंतर्गत। तो अगर फ्रेंड्स हम देखते हैं इसको, इसका निकल भारत के संविधान का इस एक्ट द्वारा विकास देखा जाए सत्रह सौ तिहत्तर द्वारा तो फर्स्ट हम लोग कह सकते हैं भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत, अनुच्छेद 52 का जो है विकास देखा जाए तो 1773 के द्वारा ही होता है। तो अनुच्छेद 52 के विकास के में योगदान 1773 का मान सकते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, अनुच्छेद 74 में कहा गया है। तो ये भी, इसका भी विकास 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट मान सकते हैं। तीसरा,
भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा। अनुच्छेद 124। इन तीनों अनुच्छेदों का विकास का आधार हम कहां से ले सकते हैं? 1773 के एक्ट के द्वारा। चौथा, भारत में केंद्रीकृत शासन की शुरुआत, इसका भी आधार 1773 का एक्ट है, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी आ जाती है। तो जो 1773 के एक्ट के पहले विकेंद्रीकृत शासन था, वो इसके द्वारा केंद्रीकृत किया जाता है। तो इस भावना का विकास भी हम कह सकते हैं कि 1773 का एक्ट है। इसके बाद फ्रेंड्स, इसी एक्ट में सुधार के लिए 1781 में अमेंडमेंट बिल 1781 आता है, जो हम अपने अगले लेक्चर्स 1781, 1786 ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं, फ्री पीडीएफ, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दे रहा हूं। आपको किस लिंक पे मिल जाएगा? आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे आदिशक्ति एकेडमी यूपीएससी एंड स्टेट लेवल एग्जाम करके सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। उस पे आपको, उस लिंक पे आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप मेरे सारे लेक्चर्स का पीडीएफ लोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मुझे भी मोटिवेट करिए। कैसा रहा लेक्चर ये आप आज का मेरा? ओके, थैंक यू सो मच।